वेरी वार्म वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड है। हम जानेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आपके सिलेबस में कवर किया गया है वो क्या-क्या चीजें हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत थॉरो स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो होगा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का, वो होगा प्रिंसिपल थ्रस्ट। उनको समझते हैं। पहला आता है यूनिफिकेशन। दूसरा आता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म के दोनों के देखने का तरीका बहुत ही अलग है। यूनिफिकेशन कहता है कि देयर हैज टू बी अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। यूनिफिकेशन हमेशा ट्राई करता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग फाइंड आउट करने की। मींस देयर शुड बी अ यूनिक थ्योरी that can explain everything which is happening in this world, which has been defined or has been researched or has been experimented through the physics experiments. यानी physics experiment हर वो चीजें जिनको फाइंड आउट कर सकता है या फिजिक्स जिसे एक्सप्लेन कर सकता है, हर उन थ्योरी को क्या हम कंबाइन कर सकते हैं, क्या एक ऐसी इंडिविजुअल थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि हम सभी के सभी जितनी भी हमारे सामने थ्योरीज आती हैं हर उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिजिक्स जो है वो ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने पे ज्यादा बिलीव करता है जिसके आंसर्स नहीं होते, क्योंकि अगर हमें किसी चीज का आंसर पता है तो हम खोजेंगे क्या? क्वेश्चंस। जैसा कि फिलॉसफी करती है। अगर हम किसी भी रिलीजियस फिलॉसफी को देखें तो वो क्या कहता है? देयर इज गॉड, मतलब ही हैज गिवन द आंसर ऑफ एवरीथिंग। फिलॉसफी जो है आंसर ऑफ एवरीथिंग दे चुकी होती है कि वही एक रीजन है हर चीज के होने का। बट फिजिक्स या साइंस उसको इस तरह नहीं देखता। फिजिक्स का मानना है कि अगर हम हर एक चीज के आंसर्स जानते हैं तो हम उसे खोजेंगे क्यों? हम क्यूरियस क्यों होंगे किसी भी चीज को खोजने के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए? तो क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए कि वहां पे कुछ न कुछ ऐसे आंसर्स होने चाहिए जो छुपे हैं। अब आंसर्स के दो पर्सपेक्टिव साइंस मानता है। आंसर्स के दो पर्सपेक्टिव क्या है? एक ट्रू फ्रॉम द साइड ऑफ नेचर, and second from the side of us. From the side of nature it is everything clear because nature हर एक चीज का सॉल्यूशन जानती है। नेचर जानती है कि मैंने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, बट ये हम होते हैं जो उसके सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं। यही नेचर में जितनी भी चीजें, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हर उस एक क्वेश्चन के जो हमारे दिमाग में अराइज होता है, हर उस चीज के आंसर्स को जानने का ही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल थ्रस्ट। इसे ही क्या कहते हैं? प्रिंसिपल थ्रस्ट। तो प्रिंसिपल थ्रस्ट यही है कि अगर हम कोई दो चीजें जानते हैं, अगर हमारे सामने प्लांट और वाटर दोनों दिखाई दे रहा है, तो क्या उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली डिपेंडेबल है कि नहीं है? हर एक इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना। हम सामने एक मटेरियल देख रहे हैं तो उस मटेरियल के पीछे क्या थ्रस्ट है कि वो मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है। कोई मटेरियल शाइन करता है, कोई मटेरियल शाइन नहीं करता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। तो हर एक उस प्रिंसिपल थ्रस्ट को दो तरह से कैटेगराइज किया गया, जिसको पहले कहा गया यूनिफिकेशन, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू
या फिजिक्स के थ्रू हम चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, हर उस थ्योरी के लिए एक कंबाइंड, एक कलेक्टिव, एक यूनिक थ्योरी फाइंड आउट करने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में ये देखा गया 70 से पहले, 1700 से पहले, मतलब 18वें दशक को, 18th सेंचुरी की बात अगर की जाए, 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को अलग अलग फील्ड माना जाता था। बट फर्दर जैसे ही इलेक्ट्रिकल इवोल्यूशन से स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रिसिटी में फर्दर वर्क स्टार्ट हुए, तो उससे धीरे धीरे ये चीज सामने आने लगी कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन तो नहीं है। इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के रिलेशन को सबसे पहले ऑरस्टेड ने फाइंड आउट किया। ऑरस्टेड ने क्या किया कि एक्सीडेंटली वो एक दिन एक्सपेरिमेंट करके जब निकल रहे थे अपने घर से, अपने लेबोरेटरी से, तो उन्होंने किसी सेटअप को ऐसे ही ऑन छोड़ दिया। उसके बगल में एक एक्सीडेंटली उन्होंने एक कंपास रख दिया था, मैग्नेटिक नीडल, जो क्या था, कुछ किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड ऑलरेडी था। जब वो आए तो उन्होंने इसको जैसे स्विच को ऑफ किया तो उन्हें ऐसा पता चला कि ये जो पास में जो नीडल रखी थी वो फ्लक्चुएट होने लगी, वो मूव करने लगी। इसमें कुछ मूवमेंट इस तरह या इस तरह मूवमेंट स्टार्ट हो गया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जब दोबारा किया, वापस से जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई इस वायर में, तो देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो कर रही है इस वायर में, इस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन हमको दिखाई दे रहा है। जब कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा तो इससे एक उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला, एक एनालॉजी निकाली कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। इस थ्योरी को वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट फर्दर जो एक्सपेरिमेंट थे जिसमें एम्पियर का नाम आता है, एम्पियर और बायो-सेवर्ट्स, एम्पियर और बायो-सेवर्ट्स ने इस थ्योरी को जो अर्स्टेड ने दिया, अर्स्टेड की इस थ्योरी को इन दोनों ने सपोर्ट किया। दोनों का ये मानना था कि नहीं, जो ये बात कह रहे हैं अर्स्टेड कि किसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इन दोनों ने इस बात को सपोर्ट किया। फाइनली मैक्सवेल वो पर्सन निकले जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया, इसको एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। और जब भी हम किसी भी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसी थ्योरी को हम कॉन्क्रीट थ्योरी मानते हैं। फिजिक्स हर उस एक चीज को वेल एस्टेब्लिश मानता है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली या थ्रू अ मैथमेटिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। हर उस थ्योरी को फिजिक्स एक्सेप्ट करता है। वो क्वेश्चंस या डाउट को डिनाई नहीं करता है, हर क्वेश्चंस उसके लिए ओपन होते हैं, बट उसका प्रिंसिपल थ्रस्ट यही है कि उसको हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं, उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर पाते हैं। जब यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ डिफरेंट फील्ड ऑफ फिजिक्स स्टार्ट हुआ, ग्रेविटेशन एक ऐसी चीज निकली जिसका किसी भी और थ्योरी से कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। साइंटिस्ट ने काफी बहुत इस पे रिसर्च करने की कोशिश की। जब वो पूरी तरह फेल होने लगे कि ग्रेविटेशन को हम किसी भी और तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे उस वक्त एग्जिस्ट करते थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अलावा, उनको ग्रेविटेशन के साथ कंबाइन होने करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आने। ये चीजें तब ज्यादा क्लियर होंगी जब हम फंडामेंटल फोर्सेस को समझें। फंडामेंटल फोर्सेस, 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस डिफाइन किए गए हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स,
तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये चार जो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एक्सेप्ट किए गए पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा। कि चार फंडामेंटल फोर्सेस के इंक्लूड करने का मतलब क्या है? जब यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज एंड डिफरेंट फील्ड ऑफ फिजिक्स स्टार्ट हुआ तो ये देखा गया कि जो मैक्रो लेवल पे कुछ फोर्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे इन्हीं में से कोई ना कोई एक फोर्स रिस्पांसिबल होता है। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही रिस्पांसिबल माना जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एग्जिस्ट करता है लेकिन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो अरूज होता है उसका मेन रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को माना जाता है। ठीक है, डिफरेंट तरह के कांटेक्ट फोर्सेस, जैसे ही कि हम बात करें कि अगर हम हाथ में एक बुक होल्ड कर लेते हैं तो अगर हम बुक होल्ड करते हैं तो उस पे दो तरह के फोर्सेस टकराए होते हैं। कौन कौन से? क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो अर्थ अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। दूसरा, अगर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा किसी और फोर्स की बात करें जो कि एग्जिस्ट करती है, जो कि हमारे हाथ और बुक के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है उसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वो फोर्स के अराइज होने का कोई और रीजन नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही वो रीजन है। अदरवाइज हम बुक को अपने हाथों में होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की ओर पुल कर रही होती और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे हाथ और उसके बीच के कांटेक्ट फोर्स को अराइज कर रहा है। कांटेक्ट फोर्स आउटकम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। इसकी बात हम आगे स्टडी में करेंगे। तो डिफरेंट काइंड के फंडामेंटल फोर्सेस डिफाइन करने की कोशिश किए गए। फंडामेंटल फोर्सेस उन फोर्सेस को कहा गया कि जो होल एंड सोल कॉजेस थे। जितने भी काइंड के हमें मैक्रो लेवल पे जितने भी फोर्सेस दिखाई दे रहे थे, फ्रिक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, थ्रस्ट, प्रेशर, हर एक चीज के पीछे यही चार फंडामेंटल फोर्सेस के रिस्पांसिबल आए। अगला आया यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज के बाद यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का एम जो था वो ये एम करते थे कि क्या इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस को कंबाइन करके कोई एक यूनिक फोर्स माना जा सकता है, यानी इन फंडामेंटल फोर्सेस के पीछे भी क्या कोई एक यूनिक फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करता है जिनकी वजह से ये चारों फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। बट साइंटिस्ट को इसमें बहुत ज्यादा कोई हेल्प नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनके बीच में तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन निकालने की कोशिश कर ली, इनको कुछ काफी हद तक इंटर रिलेट करने की कोशिश कर ली। तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो फोर्सेस थे इनके बीच में तो कुछ कॉम्बिनेशंस इन्होंने साइंटिस्ट ने निकालने, कोई रिलेशन निकालने की, इनको एक तो नहीं बना पाए लेकिन इनके बीच में कुछ न कुछ रिलेशन इन्होंने फाइंड आउट कर दिया कि इनका रेंज क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। इसके पीछे के रीजन को फाइंड आउट करना हर साइंटिस्ट के लिए एक टेढ़ी खीर थी। फर्दर अगर आगे देखें, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बाद से यूनिफिकेशन ऑफ फील्ड स्टार्ट हुआ। यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ सेम फील्ड।
यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ सेम फील्ड का क्या मतलब है? फर्स्ट केस में जो मैक्सवेल ने निकाला, उन्होंने दो डिफरेंट फील्ड जिन्हें माने जाते थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उनके बीच के रिलेशन को फाइंड आउट किया। लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ सेम फील्ड जो है ये तब अरूज हुआ जब ग्रेविटेशन फोर्स पे बहुत ज्यादा वर्क होना स्टार्ट हुआ। कई तरह की थ्योरीज आई, सेलेस्टियल एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के मूवमेंट में, उनका एक दूसरे पे इफेक्ट पे। तो उसमें सबसे पहला जो हमें कॉन्सेप्ट मिला वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो पॉइंट मासेस के बारे में बात करता है। इंटरेस्टिंग चीज है कि न्यूटन ने जो अपना फोर्स डिफाइन किया, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पॉइंट मासेस m1 एंड m2 और उनके बीच के सेपरेशन के आर स्क्वायर के बारे में बात की। उन्होंने जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के उन्होंने बस यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल दिया जिसको उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा। कैवेंडिश ने इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली कैवेंडिश ने भी न्यूटन के ही थ्योरी को फॉलो किया। उन्होंने कुछ बड़े मासेस और कुछ छोटे मासेस के बेसिस पे मिलने वाले टॉर्शन बैलेंस से उन्होंने इसको निकालने की कोशिश की। टॉर्शन बैलेंस के बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि कैवेंडिश ने न्यूटन के ही कॉन्सेप्ट को यूज करके जी की वैल्यू निकाली और जी की वैल्यू उन्होंने काफी हद तक एक्यूरेट निकालने की कोशिश की। बाद में केपलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एक्चुअली जो प्लैनेट्स अराउंड द सन मूव कर रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना होकर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, जहां पे एरियल डिस्प्लेसमेंट उनके कांस्टेंट है। मतलब केपलर ने कहा कि केपलर ने ये बात कही कि जो सन है वो कि अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट पे लाई कर रहा है और वो उसके सेंट्रॉइड में से किसी एक सेंट्रॉइड पर या फोकस में से किसी एक फोकस पर एग्जिस्ट करेंगे, या तो फोकस नंबर 1 या फोकस नंबर 2 पर। अर्थ का रोटेशन इसके अराउंड इस तरह है कि इसके द्वारा जो एरियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है, वो सेम है थ्रू आउट ईच एंड एवरी एरियल फ्रैक्शन। कुछ इस तरह की बातें केपलर ने की। तो ये डिफरेंट काइंड की थ्योरीज जो सेम फील्ड के बारे में बात कर रही थी, टेरेस्ट्रियल एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन की बात कर रही थी, उनको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से समझने की कोशिश की गई और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हर एक कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन को किया। तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फंडामेंटल थ्योरी मान लिया गया, तो जिसके सेलेस्टियल एंड एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडीज के मोशन एंड उनकी पीछे की थ्योरीज के बारे में। तो इस तरह यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ सेम फील्ड ऑफ फिजिक्स बना। तो यहां पे हमने 3 तरह के यूनिफिकेशन देखे। पहला होता है यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स थ्योरीज। सेकंड हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। थर्ड है यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट थियोरीज ऑफ सेम फील्ड। अब इस केस में फील्ड का स्कोप बढ़ता चला जाएगा अगर डिफरेंट थ्योरीज जो एक ही तरह की फील्ड में मर्ज की जाएंगी। यानी केस 1 में डिफरेंट फील्ड आपस में मर्ज हुई, फील्ड 1 जो है फील्ड 2 के साथ मर्ज होने लगी, यहां पे फोर्सेस आपस में मर्ज होने लगे और यहां पे डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट थ्योरीज एक ही फील्ड के अंदर एसिमिलेट होने लगी।
डिफरेंट थ्योरीज एक ही फील्ड के अंदर असिमिलेट होने लगी, यानी कई तरह की डिफरेंट थ्योरीज को जोड़ करके एक फील्ड बनाई गई, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन। डिफरेंट फोर्सेस को जोड़ के उनके पीछे के एक फंडामेंटल फोर्सेस को जानने की कोशिश की गई, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन। डिफरेंट फील्ड की डिफरेंट थ्योरीज को जोड़ करके एक फील्ड बनाने की कोशिश की गई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को जोड़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ भी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन। इस तरह अगर देखेंगे तो ये तीन तरह के कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। जब यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो जब डिफरेंट काइंड के मैक्रो लेवल के फोर्सेस को समझने की कोशिश की गई और उनके पीछे रीजन पाए गए 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से कुछ एक या कोई एक, तो इससे नए कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिनेशन हुआ उसको क्या कहा गया? रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या कहता है? फर्दर स्टडीज जब मैक्रो लेवल की चीजों को समझने की कोशिश की गई तो ये देखा गया कि क्या उनके पीछे कोई यूनिक या फंडामेंटल थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। कई तरह की मैक्रो इवेंट्स के पीछे क्या कोई एक इंडिविजुअल या यूनिक माइक्रो इवेंट भी एग्जिस्ट करता है? मतलब कि अगर हम किसी मैक्रो या मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को देख रहे हैं तो क्या इस मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पीछे, मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम का जो बिहेवियर है, इसके पीछे क्या कोई सिंपल एंड माइक्रो सिंपल एंड माइक्रो कॉन्सेप्ट तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? सिंपल एंड माइक्रो कॉन्सेप्ट, तो मोर कॉम्प्लेक्स थ्योरी का बिहेवियर जो है या मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम का बिहेवियर के पीछे कोई सिंपल या माइक्रो कॉन्सेप्ट तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। जब इस चीज को समझने की कोशिश की गई तब हमें फ्रिक्शन का रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिला। एटम के बनने के पीछे का रीजन वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मिले। इसी तरह से कांटेक्ट फोर्स के पीछे भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही कॉन्सेप्ट मिला। ये तो खैर फोर्सेस के रेफरेंस में हो गया। अब हम कुछ बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी भी रूम के थर्मोडायनेमिक्स को समझने की कोशिश करें, थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड चेंज इन रूम टेम्परेचर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया कि रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक कोने से बढ़ना स्टार्ट हुआ, रूम के किसी एक कॉर्नर से बढ़ना स्टार्ट हुआ और दूसरे कॉर्नर तक वो पहुंच गया। बट ये पहुंचा कैसे, इसके पीछे का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए और इसके पीछे का रीजन क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स एंड change in their VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज का चेंज। मॉलिक्यूल्स का जैसे जैसे उनके पास आसपास कहीं से उनको टेम्परेचर मिल रहा है, उनके आसपास के थर्मोडायनेमिक्स चेंज हो रही है, तो वो बगल के मॉलिक्यूल का थर्मोडायनेमिक्स चेंज कर रहे हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स का चेंज एट मॉलिक्यूलर लेवल जो कि सिंपलेस्ट वन है, जो कि मोर फंडामेंटल है, जिसको हम समझ सकते हैं कि हाँ ये एटम के एक लेवल पे कितना चेंज आया है, जिसकी वजह से एक मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम पूरे के पूरे रूम का टेम्परेचर चेंज हो गया है। जैसे अगर हम कहें कि हम फ्रूट खाते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो आंखें हैं वो फ्रूट से ही बनी हो, लेकिन वो फ्रूट से वो आईज बनने के पीछे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो मोर बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेल का ओरिजिनेशन, सेल का क्रिएशन, वो सेल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्मेशन है। वो उस फ्रूट से किस तरह सेल का फॉर्मेशन हुआ, उस फॉर्मेशन से किस तरह हमारी आंखें तैयार हुई या हमारे हाथ तैयार हुए, नाक तैयार हुए, हर एक चीज के पीछे के फंडामेंटल बेसिक्स को समझने के कॉन्सेप्ट को ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म।
यानी बड़े से बड़े सिस्टम को देखते हैं और उसके पीछे के छोटे से छोटी चीजों को फाइंड आउट करने की जो कोशिश करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म। जैसे कोई राजा हारा क्यों? तो अगर कोई राजा हारा क्यों, तो उसके पीछे क्या रीजन रहा? सबसे बेसिक रीजन को समझने की कि जनता बहुत जागरूक नहीं थी, जनता उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, हो सकता है मेन रीजन। लेकिन ये मोर बेसिक या मोर फंडामेंटल रीजंस को ही फाइंड आउट करना ही रिडक्शनिज्म का मेन अप्रोच या फंडामेंटल थ्रस्ट होता है।